हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम कृष्ण। आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है थर्मोडायनेमिक। काफ़ी इम्पोर्टेंट है, किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम में इसकी बहुत ज़्यादा वैल्यू है। इसकी दो खासियत हैं, अभी मैं आज तुम्हें समझा देता हूँ। थर्मोडायनेमिक्स, इसकी दो खासियत हैं। पहली इसकी जो खासियत है वो हर कोई जानता है कि किसी भी कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। किसी भी कंपटीशन के हिसाब से सबसे ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये टॉपिक है। पहली बात। दूसरी चीज़, अगर तुम यहाँ इसके कॉन्सेप्ट थोड़े बहुत समझ लोगे तो तुम्हें फिज़िक्स में परेशानी नहीं आएगी। वहाँ तुम आराम से इस चीज़ को हैंडल कर ले जाओगे। ये कॉन्सेप्ट कहीं भी पढ़ो, अप्लाई हर जगह होगा और पूरा कोर्स तुम्हें फ्री में मिलेगा। ऐसा नहीं है कि 2-4 वीडियो अपलोड करने के बाद बाकी तुम्हें कोर्स नहीं दिया जाएगा। पूरा कोर्स तुम्हें फ्री दिया जाएगा। बाकी पूरे चैप्टर में फ्री अपलोड किया हूँ, तो आराम से मुफ्त में फ़ायदा लो। और इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना इसलिए ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि हर चीज़ यहाँ तुम्हें मुफ्त में मिलेगी। सारे टॉपिक, सारे सब्जेक्ट, सारे चैप्टर मिलेंगे। तो आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं थर्मोडायनेमिक्स, अपने फ्रेंड को भी बताओ, उसे रिकमेंडेड करो। देखो, सबसे पहले कोई भी टॉपिक मैं जब पढ़ाता हूँ तो मेरा मानना होता है कि जो भी टॉपिक पढ़ें बहुत अच्छे से पढ़ें ताकि एक ही बार में तुम्हें सब कुछ आ जाए। इसलिए पहला लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होता है जब मैं पढ़ाता हूँ। तो ज़्यादा कोई कठिन नहीं, ज़्यादा कोई परेशान नहीं होना, बहुत सिंपल सा हम लोग चलेंगे। थर्मोडायनेमिक्स, आखिरकार इन दो शब्दों को हम तोड़ मरोड़ते हैं, थर्मो और डायनेमिक्स। थर्म, यहाँ से ले लो तो थर्म को जहाँ से मैंने किया वो गर्म मतलब हीट, और हीट मतलब एनर्जी। इतनी सी बात दिमाग में सेट हो जानी चाहिए कि थर्मोडायनेमिक्स में हम हीट या एनर्जी से रिलेटेड कुछ पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले उसकी टेंशन नहीं लेनी है। अगर हम पढ़ा रहे हैं केमिस्ट्री या फिजिक्स या मैथ, कोई भी सब्जेक्ट, तो मैं इतनी ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है जितनी दूसरे लोग लेते हैं। अब एक है डायनेमिक्स। डायनेमिक्स को तुमने थोड़ा बहुत कहीं से रिलेशन देखा होगा, देखो मोशन से। इसका मतलब ये है कि थर्मोडायनेमिक्स में कुछ हम एनर्जी का मोशन मतलब डायनेमिक्स में रिलेशन देखने वाला हूँ। एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन देखेंगे, इंटर कन्वर्जन देखेंगे, मतलब कुछ ना कुछ एनर्जी का हम मूवमेंट सा देखेंगे। उसी को हम बोलते हैं थर्मोडायनेमिक्स। अब इतना सा चिंता नहीं करो, डेफिनेशन बेहतरीन तरीके से लिखवाएंगे, तुम्हें कहीं परेशान होने वाली बात नहीं। पहले चैप्टर का फील आना चाहिए कि आखिरकार कोई चैप्टर क्या कहने वाला है। हीट से रिलेटेड अभी तुमने दो चीज़ें पढ़ी होंगी थोड़ी बहुत, एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन और एक एंडोथर्मिक। एक्सोथर्मिक रिएक्शन वो रिएक्शन कहलाती हैं जिसमें से हीट निकलती है, और एंडोथर्मिक वो रिएक्शन कहलाती हैं जिसमें हीट की ज़रूरत पड़ती है। इसका भी बिल्कुल रटने की ज़रूरत नहीं है। एक्स मतलब एग्जिट, जैसे कहीं किसी मॉल में कहीं गेटों पे लिखा रहता है एग्जिट हो जाओ, मतलब निकल जाना। हीट का निकलने को हम थर्मोडायनेमिक्स कहते हैं, सॉरी एक्सोथर्मिक बोलते हैं। एंड इसको तुम्हें समझना है एंट्री से। एंट्री मतलब हीट का इन्वॉल्व होना, उसे हम कहते हैं एंडोथर्मिक। बहुत सारी रिएक्शन धीमे धीमे पढ़ेंगे। बिल्कुल भी कोई भी चीज़ रटने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। अगर केमिस्ट्री, फिजिक्स या मैथ जो भी हम पढ़ा रहे हैं तुम्हें रटना तो भूल ही जाओ। इतना सा बात समझ लो, तुम्हें कुछ भी नहीं रटना है। इतना अभी अपन ने कुछ भी नहीं पढ़ा है। आखिरकार थर्मोडायनेमिक्स इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि तुमने कोई भी रिएक्शन देखा होगा उसमें एनर्जी की ज़रूरत होती है, और बेसिकली एनर्जी तो इस दुनिया में एक ही चीज़ है, वो है एनर्जी। एनर्जी से ही लगभग हर एक चीज़ बनी हुई है। देखो, अगर तुम देखो E=mc², मास और एनर्जी का तुम्हें रिलेशन देखने को मिल जाएगा। और क्या चाहिए? हर चीज़ तुम्हें एनर्जी के आसपास घूमती हुई दिखेगी। और फिजिक्स में वर्क, एनर्जी एंड पावर,
काफ़ी अच्छे तरीके से बेसिक तरीके से मैंने कवर अप किया है कि अगर तुम वहाँ से कवर करोगे तुम्हें कहीं भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, हर एक चीज़ तुम्हें फील होगी बहुत ही बेहतरीन तरीके से। यहाँ अगर मैं रिकमेंडेड करूँगा कि अगर तुम्हें यहाँ थोड़ा ढंग से एनर्जी के बारे में कॉन्सेप्ट समझना है, वर्क के बारे में कॉन्सेप्ट समझना है, तो एक बार फिजिक्स का वर्क, एनर्जी एंड पावर जाके जो मैंने पढ़ा है उसे एक बार देख लो, ताकि इसको जल्दी अच्छे से कंडक्ट कर पाओगे। इस वीडियो के बाद में देख लेना जब तुम्हारा मन करे, लेकिन मैं ऐसा कोशिश करूँगा कि तुम्हें हर चीज़ क्लियर होती जाए। तो हम सबसे पहले लिखते हैं कि आखिरकार थर्मोडायनेमिक्स है क्या, कि आखिरकार इसके बारे में क्या क्या पढ़ना है। तो सबसे पहले थर्मोडायनेमिक्स की हम क्या लिख लो, एक डेफिनेशन से लिख लो, ताकि कोई भी कभी भी स्कूल में पूछ ले तो तुम आराम से इसके बारे में बता सको। थर्मोडायनेमिक्स, इतनी सी डेफिनेशन तुम लिख लो। मैं नहीं चाहता कि तुम टाइम वेस्ट करो, इसलिए मैंने मतलब लिख दी डायरेक्ट। तो पेन कॉपी लेके बैठा करो, जब भी वीडियो देखने बैठो, कहीं से भी पढ़ो, पेन कॉपी हमेशा हाथ में रखा करो, ताकि नोट करते जाओ इंपॉर्टेंट। ये रही द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील विद द स्टडी ऑफ डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी एंड देयर इंटर कन्वर्जन। मतलब थर्मोडायनेमिक्स साइंस की वो ब्रांच है जिसमें हम एनर्जी के डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनर्जी के बारे में स्टडी करते हो, इनकी इंटर कन्वर्जन। हम सब जानते हैं कि एनर्जी जो होती है वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट की जा सकती है। जैसे तो मैं अभी एग्जांपल देता हूँ, उसमें कोई टेंशन नहीं है। एक तो मैं बेहतरीन एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे तुमने इंजन तो देखा होगा, चाहे कोई भी इंजन हो, चाहे तुम्हारी स्कूटी का हो, तो चाहे बाइक का हो, चाहे कार का हो, ट्रक का, कोई भी इंजन हो, उसमें बेसिकली पता क्या होता है, हीट से क्या होता है, वर्क होता है। और हम हीट क्या होती है, एक प्रकार की एनर्जी होती है। और एनर्जी और वर्क का हम तुम्हें वर्क, एनर्जी एंड पावर का जो चैप्टर है उसमें बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझाया है। तो इंजन है, इंजन में क्या होता है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ हीट इनटू वर्क इज अचीव्ड विद द हेल्प ऑफ डिवाइस कॉल्ड इंजन। इंजन वो डिवाइस है जिसकी हेल्प से तुम हीट का ट्रांसफॉर्मेशन वर्क में कर सकते हो। और तुम सब जानते हो कि आखिरकार हीट, एनर्जी और वर्क का बहुत अच्छा खासा रिलेशनशिप है। अब थर्मोडायनेमिक्स की इतनी ज़्यादा वैल्यू इसलिए केमिस्ट्री में आ गई है, इसलिए आ गई है क्योंकि तुम कोई भी रिएक्शन पढ़ो उसमें एनर्जी का एवोल्यूशन होता है, एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, कुछ ना कुछ एनर्जी का लोशन होता है। अगर दो एटम आपस में मिलें, जिसे कहते हैं फ्यूज़न, तब भी एनर्जी निकलती है। और अगर दो एटम आपस में टूटें, जैसे फिजन बोलते हैं, तो इसमें भी एनर्जी का लोचा होता है। फिजन और फ्यूज़न जो तुम्हें देखने को मिलेगा वो एटॉमिक बॉम्ब में देखने को मिल जाता है। और जो तुम फ्यूज़न जो देखने को मिल रहा है वो सन में हो रहा है। आखिरकार जो सन ग्लो कर रहा है इसी तरीके से कर रहा है कि आपस में दो एटम मिल रहे हैं, उनसे जो एनर्जी निकल रही है उसी के हेल्प से तो सन ग्लो कर रहा है। इसका मतलब है कि यहाँ भी लोचा है। और जो एनर्जी केमिकल रिएक्शन में एटम के लेवल पर जो ज़्यादा देखने को मिलती है वो किस में देखने को मिलती है, हीट में। इसलिए हम यहाँ हीट के बारे में ज़्यादा पढ़ेंगे। वैसे एनर्जी तो कई टाइप की हो सकती हैं, जैसे लाइट भी हो सकती है, साउंड भी हो सकती है, न्यूक्लियर एनर्जी भी हो सकती है, केमिकल एनर्जी भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। और इतना अच्छा है कि तुम केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी कर सकते हो। और बहुत सारा अपना बहुत इंटरेस्टिंग है। और बेसिकली जो यहाँ है, जो थर्मोडायनेमिक्स के 3 लॉ हैं। आखिरकार जैसे तुमने लॉ ऑफ मोशन में कुछ ना कुछ नियम पढ़ रखे हैं ना न्यूटन के, ऐसी कोई भी चीज़ होती है उसके पीछे आसपास में लॉ होते हैं। बच्चे अक्सर लॉ या कोई प्रिंसिपल या कुछ इक्वेशन या थ्योरम में बहुत परेशान रहते हैं। बेटा अपने दिमाग में एक चीज़ सेट कर लो कि जितनी जो किसकी खासियत है, साइंस की खासियत है। साइंस में चाहे तुम फिजिक्स ले लो, चाहे तुम केमिस्ट्री ले लो, चाहे तुम बायोलॉजी, मतलब जो भी साइंस के अंदर आता है उसमें ऐसा हुआ कि नेचर से देख के किताबें लिखी गई हैं, ना कि नेचर से देख के बुक लिखी गई हैं, ना कि बुक को देख के नेचर बनाया गया है।
याद रखना कि जितनी भी चीज़ तुम पढ़ते हो सब चीज़ नेचर में देखने को मिलती है। देखो आखिरकार तुम कहोगे एक ऐसी बात हुई, अगर मैं तुमसे सिंपल कैल्शियम कार्बोनेट, चूना होता है ना जो वाइट वॉश करते हैं, उसको देखना तुम क्या करो, पानी में डालोगे, देखना वो चीज़ गर्म होने लगती है, और अगर तुम इसमें हाथ डाल दो ना तो तुम्हारी खाल भी निकल जाएगी। ये सब कौन सी एक्सोथर्मिक का रिएक्शन। केमिस्ट्री इतनी इंटरेस्टिंग है ना जिसकी कोई हद नहीं है, तुम्हें टेंशन ही नहीं लेनी है। अब जो हम धीमे धीमे पढ़ लेते हैं कि आखिरकार तुम्हारे स्कूल में भी कुछ ना कुछ है। तो कुछ सम बेसिक टर्म्स एंड कॉन्सेप्ट, हेडिंग डाल लो, सम बेसिक टर्म्स एंड कॉन्सेप्ट। इसके बारे में हम लोग पढ़ना है। दो चीज़ें जो देखने को मिलती हैं, एक मिलता सिस्टम और एक चीज़ होती है सराउंडिंग, और तीसरी एक चीज़ सुनने को मिलती है वो मिलती है यूनिवर्स। पहली बात अपने दिमाग से निकाल दो कि तुम केमिस्ट्री में भी कुछ पढ़ रहे हो, तुम इतना अच्छे से पढ़ो ताकि तुम्हें कुछ रटने की ज़रूरत नहीं पड़े, बिना रटे सब कुछ याद करा दूंगा, तुम्हें कहीं टेंशन, बहुत मज़ा आएगा। सिस्टम, सराउंडिंग, यूनिवर्स। देखो बेटा, सिस्टम उस चीज़ को बोलते हैं जिस चीज़ के बारे में हम ऑब्जर्वेशन कर रहे हो, मतलब सिस्टम वो है जिसके ऊपर ऑब्जर्वेशन की जा रही हो। जैसे ये कॉपी क्या है, हमारे लिए एक सिस्टम है, अगर हम इस कॉपी के ऊपर पूरी ऑब्जर्वेशन करें तो हमारे लिए सिस्टम है। जैसे मान लो पेन है, ये पेन हमारे पास, अगर इसकी हम ऑब्जर्वेशन, इसके बारे में सोचें समझें, इसके बारे में पता लगाएं, इसका मतलब है कि ये क्या है, हमारे लिए सिस्टम है। इसके अलावा जो भी चीज़ है वो सब क्या है, वो सब क्या है, सराउंडिंग है। जैसे अगर पेन हमारे लिए सिस्टम है तो बाकी जो पेन हुआ, हमारा हाथ हुआ, ये मोबाइल हुआ, कुछ भी हुआ, तुम हुए, ये सब किस में आ जाएंगे, सराउंडिंग में। तो सराउंडिंग है, मतलब जो चीज़ सिस्टम नहीं है वो सब क्या है, सराउंडिंग है। तो इतनी हम लोगों के बारे में हमें समझ में आ गया है, इतना बता चुके हैं। मतलब इसकी अगर डेफिनेशन लिखना चाहो तो लिख लो। वैसे नोट्स की तुम्हें टेंशन नहीं लेनी है, एक सिंपल सा एक ग्रुप है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, उसमें तुम जाओ, सारे नोट्स तुम्हें बहुत ही अच्छी तरीके से प्रोवाइड करा जाएंगे, तुम्हें कहीं भी टेंशन नहीं लेनी है। वैसे कोशिश करता हूँ कि यहाँ भी सारा कवर अप कर जाएं ताकि तुम्हें वहाँ परेशान ना होना पाए। तो सबसे पहले सिस्टम की डेफिनेशन लिख लो, ये दो डेफिनेशन है, सिस्टम एंड सराउंडिंग की, आराम से लिख लो, बहुत सिंपल है। अब एक जो तीसरा शब्द मैंने बोला था वो बोला था यूनिवर्स। देखो ऐसा दिमाग मत लगाना कि जो केमिस्ट्री में पढ़ रहे हैं वो अलग है और जो दुनिया में है वो अलग है। बेटा सब कुछ एक सा है, जो नेचर में देख रहे हो सब वो जो किताब में पढ़ रहे हैं सब एक सही है, बस बात है कि कोई ऐसा मिल जाए जो दोनों कनेक्ट करा दे। यूनिवर्स, यूनिवर्स मतलब सिस्टम प्लस सराउंडिंग। तो सिंपल सा तुम क्या कह सकते हो कि यूनिवर्स इज द कॉम्बिनेशन ऑफ सिस्टम एंड सराउंडिंग। जिस चीज़ के बारे में हम लोग बात कर रहे होते हैं, जिस चीज़ के बारे में हम ऑब्जर्वेशन कर रहे होते हैं, जिस जो हम टारगेट कर रहे होते हैं, तो बेसिकली हम लोग क्या जाने हैं कि आखिरकार यूनिवर्स इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ सिस्टम एंड सराउंडिंग। सिस्टम वो है जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे होते हैं, जिसके बारे में हम ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, तो वो सब सिस्टम में आता है। सराउंडिंग, सिस्टम के अलावा जो भी है वो सब सराउंडिंग में आता है, जो जिसके बारे में हम बात नहीं कर रहे होते हैं। तो आखिरकार हम एग्जाम्पल बता चुके हैं, जैसे ये पेन है तो पेन सिस्टम, अगर इसके बारे में बात करें तो ये सिस्टम है, इसके अलावा बाकी सब सराउंडिंग है। सिस्टम भी कई टाइप के होते हैं। जैसे अगर मान लो मैं, सुनो जैसे सिंपल सा है, तुम किसी के घर गए, तुम्हारे सामने चाय रखी है, और बगल में रखी है क्या, एक कटोरी जिसमें नमकीन बिस्किट रखे हैं। तो इसका मतलब है कि आखिरकार जिसके ऊपर तुम्हारी नज़र है, जिसके ऊपर तुम ऑब्जर्वेशन कर रहे हो, जिस तुम सोच रहे हो कि ओए होए चाय गर्म होगी, इसमें गुड्डे वाले बिस्किट हैं,
नमकीन है, फलाना ढिकाना, सब कुछ सोचते रहो। मतलब ये दोनों तुम्हारे लिए क्या है, सिस्टम है। बाकी इनके अलावा घंटा किसी से मतलब नहीं, जो बैठा है वो सब सराउंडिंग है। आसपास कौन है क्या है उससे मतलब नहीं, सब सराउंडिंग में आएंगे। तो अब सिस्टम भी होते हैं, जैसे मान लो अब चाय के बारे में हम लोग, सिर्फ चाय के बारे में हम लोग बात करते हैं। सिर्फ चाय के बारे में हम लोग बात करते हैं। चाय गर्म होगी, भाप भी निकल रही होगी, ठंडी ठंडी नहीं, गरम गरम है, ठंडे ठंडे मौसम में गरम गरम चाय और साथ में उनका हाथ। तो आखिरकार हमने क्या देखा है कि सिस्टम भी डिवाइड किए गए हैं। सिस्टम को हमने, जैसे मान लो चाय है, एक चाय है, कप है, सब कुछ इसके बारे में सोच रहे थे, हमारे लिए सिस्टम है। लेकिन सिस्टम को भी हम लोगों ने 3 कैटेगरी में डिवाइड करके रखा है। पहला जो है वो ओपन सिस्टम है। तो ऐसा एग्जाम्पल बताएंगे ना कि तुम्हें कुछ भी रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्लोज सिस्टम है। और एक होता है आइसोलेटेड। इन तीनों पे आके बात सिमट जाती है, मतलब इन तीनों पे आगे बात निपट जाती है। तीनों को एक ही सिंपल से एग्जाम्पल से तुम्हें क्लियर कर दूंगा, तुम्हें टेंशन कहीं भी नहीं लेनी पड़ेगी। बस यहाँ तक देख रहा हूँ, मतलब जितना पढ़ा रहे टेंशन नहीं लेनी। तुम कोई भी एग्ज़ाम इतने मस्त तरीके से फोड़ दोगे ना, जिसकी हद नहीं है। ओपन सिस्टम, अपन सिंपल से कोई हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल नहीं लेंगे ना कुछ लेंगे, सिंपल से अपन चाय लेंगे। चाय है, इस कप में रखी है, ये रहा कप, इसमें से ये भाप निकल रही है। केमिस्ट्री की खासियत है कि यहाँ हर चीज़ कंसीडर कर ली जाती है। हमारे अगर देखें तो हम सोचते हैं कि अगर ये चाय है, चाय से मतलब भाप से मतलब ये वेपर ऑर्डर से मतलब नहीं होता है। लेकिन केमिस्ट्री में हर चीज़ थोड़ी माइन्यूट क्वांटिटी भी कंसीडर कर ली जाती है। तो ओपन सिस्टम जैसे ये है कि इसमें से भाप निकल रही, वेपर निकल रहे हैं। इसका मतलब वेपर मतलब किस में आ जाते हैं, मैटर में। मैटर वो सब है जिसके पास मास है, मास है, या कह सकते हैं जो स्पेस ऑक्यूपाई करता है। स्पेस ऑक्यूपाई, यही टॉप डेफिनेशन तुमने सिंपल सी कहीं ना कहीं पढ़ रखी होगी। स्पेस, जो स्पेस ऑक्यूपाई करता है उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं मैटर। तो आखिरकार भाप, जैसे वाटर वेपर्स होंगे इसके, तो H2 है, H2 के पास कुछ ना कुछ मास होता है और कुछ ना कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करता है। जिसके पास मास है वो स्पेस ऑक्यूपाई करेगा, और जो स्पेस ऑक्यूपाई करेगा उसके पास मास भी होगा। सिंपल सी बात याद रखना। मतलब इसमें मैटर का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। और अगर हम चाय देर तक रखे रहेंगे तो चाय ठंडी भी हो जाएगी। इसका मतलब है कि पहले कुछ हीट थी, बाद में कुछ हीट हो जाएगी। मतलब हीट मतलब एनर्जी। तो ओपन सिस्टम वो सिस्टम कहलाता है जिसमें एक्सचेंज ऑफ हीट, एक्सचेंज ऑफ एनर्जी एंड मैटर हो। तो इसकी तुम डेफिनेशन लिख सकते हो। ये तुम डेफिनेशन लिख सकते हो, सिस्टम विच कैन एक्सचेंज मैटर एज वेल एज एनर्जी विद द सराउंडिंग इज कॉल्ड ओपन सिस्टम। मतलब सिस्टम एंड सराउंडिंग में किस चीज़ का एक्सचेंज हो, वो है मैटर एंड एनर्जी। एक्सचेंज का मतलब सिंपल से तुम्हें ऐसे समझना है कि कभी सराउंडिंग से एनर्जी सिस्टम में आ जाएगी या कभी सिस्टम से एनर्जी सराउंडिंग में चली जाएगी। सारे एग्जांपल बताएंगे, टेंशन लेना। जैसे कभी कभार मैटर क्या होगा, सराउंडिंग से सिस्टम में आ जाएगा, कभी कभार सिस्टम से सराउंडिंग में आ जाएगा। तुम कहोगे ये वाला सराउंडिंग से सिस्टम में कैसे आता है। जैसे अगर मान लो तुम एक ठंडा ठंडा क्या रखो, गिलास रखो, उसमें बहुत सारी बर्फ़ भर दो है, तुम देखना है कि इस सिस्टम के ऊपर वाटर के ड्रॉपलेट आने लगते हैं, अंदर भी आएंगे, मतलब सिस्टम को अफेक्टेड करने लगते हैं। ऐसा होता है। तो यही सब एनर्जी का है कि कभी कभार कोई चीज़ हॉट से कोल्ड होती है, कोई कभी कभार चीज़ कोल्ड से, कभी कभार हॉट से मतलब
ऐसा भी कन्वर्जन देखने को मिलता है और ऐसा भी कन्वर्जन। हॉट से कोल्ड तुम टी देख सकते हो, और कोल्ड से हॉट, कोल्ड से हॉट है वो तुम आइस की क्यूब देख सकते हो कि पहले टेम्परेचर कुछ होता है, बाद में कुछ और होने लगता है। ज़्यादा डीप, ज़्यादा परेशान नहीं होना। अब जो हम लोग नेक्स्ट एग्जाम्पल, नेक्स्ट टाइप करते हैं दूसरा सिस्टम, वो होता है क्लोज सिस्टम। सिर्फ यहाँ हम सिस्टम के बारे में बात कर रहे हैं, सराउंडिंग का तो हम कुछ सोचना भी नहीं है। क्लोज सिस्टम, क्लोज सिस्टम जैसे मान लो तुम्हारी चाय है, ये तुम्हारी चाय का कप था, इसके ऊपर क्या लिया तुमने, सिंपल सा एक प्लेट रख दी ताकि इसकी भाप बाहर ना निकल पाए, क्या ना, जिसकी मतलब वाटर के वेपर्स बाहर ना निकल पाए। इसका मतलब है कि आखिरकार अंदर ही अंदर है। लेकिन तुम देखना कि जब थोड़ा टाइम हो जाएगा तो एक पहले हॉट होगी, फिर देखना रूम टेम्परेचर आगे कोल्ड सी हो जाएगी। इसका मतलब है कि इसमें मैटर का तो एक्सचेंज नहीं हुआ है, लेकिन एनर्जी मतलब हीट का एक्सचेंज हुआ है। ऐसे इस टाइप के सिस्टम को हम क्या बोलते हैं, क्लोज सिस्टम, कि इसमें एक्सचेंज ऑफ एनर्जी, एनर्जी का एक्सचेंज तो हो रहा है, बट नो एक्सचेंज ऑफ, मैटर। ये सब इसी के अकॉर्डिंग आ जाता है। अब देखो बेटा, ऐसा नहीं समझना क्या करेगा कोई जो में सिस्टम है इसके ऊपर अगर आ जाए तो अभी क्लोज सिस्टम मतलब ये सब परेशानी है। बेसिक सी बात है कि जो अंदर है उसमें कुछ ना कुछ, जो आइस है उसमें कुछ ना कुछ चेंज देखने को मिलना चाहिए, क्योंकि सिस्टम और सराउंडिंग को जो चीज़ डिवाइड करती है उसे हम बाउंड्री कहते हैं, और बाउंड्री को हम कंसीडर नहीं करते, इतना याद रखना। हम लोग अब आगे बढ़ते हैं कि आखिरकार हमने क्या देखा है, कि हमने क्लोज सिस्टम का देख लिया। अब इसकी डेफिनेशन भी सिंपल सी लिख सकते हो। अभी धीमे धीमे हम लोग सब पढ़ेंगे। सिंपल सी डेफिनेशन लिख लो, सिस्टम विच कैन एक्सचेंज एनर्जी बट नॉट मैटर विद इट्स सराउंडिंग इज कॉल्ड क्लोज सिस्टम। जितनी प्रॉपर्टी होती है, इंटेंसिव एक्सटेंसिव सब पढ़ेंगे, टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेनी है। तो इसका मतलब है कि अब जो आखिरी अपने पास बचा है वो बचा है आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम, इसे इमेजिन करो कि तुमने इसे कोई एक फ्लास्क में लिया और इसमें तुमने फिल कर दिया है। इसमें नो एक्सचेंज ऑफ एनर्जी एंड नो एक्सचेंज ऑफ मैटर। मतलब आइसोलेटेड सिस्टम उस सिस्टम को कहते हैं, आइसोलेटेड सिस्टम उस सिस्टम को कहते हैं ना जिसमें एनर्जी का ट्रांस एक्सचेंज होता है, ना ही मैटर का। उससे वैसे एक चीज़ बता दूं कि इस दुनिया में परफेक्टली आइसोलेटेड नाम की कुछ भी चीज़ नहीं है। मतलब ऐसा कोई भी सिस्टम नहीं है कि जो परफेक्टली आइसोलेटेड हो। याद रखना, आइसोलेटेड सिस्टम ना, नो परफेक्टली आइसोलेटेड सिस्टम। याद दिमाग में थोड़ा रखना, नहीं तो बच्चे कई बार कंफ्यूज रहते हैं कि ऐसी चीज़ हो भी जाती है। नहीं, ऐसा कोई नहीं है। तुम एग्जाम्पल जैसे करना कि ऐसा कोई कंटेनर है जिसमें तुम चाय भरो, आइडियली सोच रहे हैं चाय भरो, तो कितने ही दिन तक चाय रखे रहो, अगर तुमने इस पर 50 डिग्री सेल्सियस पे चाय रखी थी तो 85 डिग्री सेल्सियस पे रहे, चाहे कितना भी टाइम चेंज क्यों ना हो जाए, चाहे 2 दिन हो जाए, चाहे 4 दिन हो जाए, चाहे 5 दिन, कितने भी दिन हो जाए, लेकिन इसका टेम्परेचर चेंज नहीं होना चाहिए, तभी इसको बोलेंगे आइसोलेटेड सिस्टम। थर्मोडायनेमिक्स में जो हम लोग पढ़ते हैं वो मैक्रोस्कोपिक लेवल पे पढ़ते हैं। कई बात पढ़ते हैं मैक्रोस्कोपिक। इसका मतलब समझाते हैं। मैक्रोस्कोपिक का मतलब ऐसा होता है कि तुम लार्ज मतलब बल्क, मतलब ढेर सारे तुम मॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ते, ऐसे नहीं कि कुछ गिने चुने मॉलिक्यूल्स नहीं। मतलब जैसे अगर तुम चाय लो तो उसमें बहुत सारे बहुत मतलब बल्क लेवल पे तुम इसके बारे में लार्ज नंबर ऑफ एटम के बारे में तुम स्टडी करते हो। तो आखिरकार उससे रिलेटेड मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम कि मतलब आखिरकार सिस्टम की तुम्हें क्या पढ़नी है, प्रॉपर्टी पढ़नी है।
क्या पढ़नी है, सिस्टम की तुम्हें प्रॉपर्टी पढ़नी है। कौन से, मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज। मैक्रोस्कोपिक मतलब ऐसा होता है कि लार्ज नंबर ऑफ क्वांटिटी में, मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज। हमें माइक्रो पे नहीं पढ़ना है, मैक्रो पे पढ़ना है। मैक्रो मतलब वेरी लार्ज, इसके बारे में हमें पढ़ना है। बेसिकली दो ही चीज में डिवाइड करी गई हैं, एक है एक्सटेंसिव और दूसरी जो देखने को मिलती है वो होती है इंटेंसिव। बच्चे इसमें अक्सर कंफ्यूज रहते हैं, बहुत परेशान रहते हैं, लेकिन आज के बाद तुम्हारी सारी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी, तुम्हें बिल्कुल परेशानी नहीं हो पड़ेगी। सबसे पहले जो हम लोग बात करते हैं वो करते हैं एक्सटेंसिव के बारे में। किसके बारे में बात करते हैं, एक्सटेंसिव के बारे में। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी कहलाती हैं जो अमाउंट पे डिपेंड करती हैं, मतलब डिपेंड अपॉन अमाउंट। अभी समझाएंगे, टेंशन नहीं लो। डिपेंड अपॉन अमाउंट। जैसे एग्जांपल, जैसे अगर मैं तुमसे बोलूं तो तुम मान सकते हो क्या, मास, वॉल्यूम और सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन नहीं, सरफेस एरिया, और अगर मानते हो तो इंटरनल एनर्जी, और ढेर सारी हैं। अब दोनों का भी मैं कंपैरिजन समझाऊंगा तो परेशान नहीं होना, लेकिन उससे पहले तुम इंटेंसिव के बारे में थोड़ा सुन लो। इंटेंसिव प्रॉपर्टीज वो प्रॉपर्टी कहलाती हैं जो इंडिपेंडेंट ऑफ द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, मतलब जो सब्सटेंस की अमाउंट पे डिपेंड ना करें उसे हम बोलते हैं इंटेंसिव। इंटेंसिव तुम्हें याद करने के लिए ऐसे याद कर लेना है, इंटेंसिव और इंडिपेंडेंट, बस थोड़ा थोड़ा याद करोगे, थोड़ा थोड़ा याद हो जाएगा। एक्सटेंसिव, अब धीमे धीमे तो इसका एग्जाम्पल जैसे तुम मान लेते हो कि जैसे टेम्परेचर, प्रेशर, विस्कोसिटी, सरफेस टेंशन और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, वेपर प्रेशर, बहुत ढेर सारे एग्जाम्पल। अब मैं तुम्हें एक तरीका बताऊंगा कि जिसकी हेल्प से तुम पता लगा लोगे कि कौन एक्सटेंसिव है, कौन इंटेंसिव है। कई बार क्वेश्चन तुमसे पूछ ले जाता है। तो सिंपल सा तुम्हें एक एक्सप्रेशन देते हैं। तो जैसे मान लेते हैं हम, जैसे हमने क्या मान लिया, कोई क्यूब मान लिया है। क्या मान लिया, क्यूब माना है। जैसे क्यूब रूम टेम्परेचर पे रखा है तो इसका मतलब हमने मान लिया है 35 डिग्री सेल्सियस। इसका जो पूरे क्यूब का वॉल्यूम, जो क्या बोलते हैं, वॉल्यूम है, वो हमने मान लिया है 8 मीटर क्यूब। सिंपल सी हमने इतनी सी कहानी मान ली। यहाँ तक तुम अपने दिमाग में इमेजिन कर लो। एक चीज़ और मान लेते हैं कि आखिरकार इस ब्लॉक पे जो प्रेशर लग रहा है वो लग रहा है 1 ATM का। कितने का लग रहा है, 1 ATM का। तो मैं कुछ नहीं करना, इतना सा इमेजिन करना है कि अगर हम इसको बीच से कट कर देंगे, क्या कर देंगे, अगर हम बीच से इसको कट कर देंगे, हमने ऐसे लिया, ऐसे लिया और बीच से ऐसे काट दिया, तो बताओ इसकी कौन कौन सी चीज़ कांस्टेंट रहेंगी और कौन कौन सी चीज़ चेंज हो जाएंगी। जो चीज़ कांस्टेंट रहे वो इंटेंसिव प्रॉपर्टी होंगी, और जो चीज़ कट करने पे चेंज हो जाए वो एक्सटेंसिव होंगी। अब जैसे सिंपल सा, जब तुम इसको कट करोगे तो कांस्टेंट तुम्हारा टेम्परेचर रहेगा, टेम्परेचर की वैल्यू चेंज नहीं होगी। चाहे 35 डिग्री सेल्सियस का होता है तो 35 डिग्री सेल्सियस पूरे पे है, ऐसा नहीं कि एक कोने पे होता है। तो टेम्परेचर क्या है कि इंटेंसिव प्रॉपर्टी। प्रेशर ऐसा होता है कि प्रेशर पूरे पे 1 ATM का लग रहा होता है, मतलब प्रेशर होता है।
अब चेंज क्या क्या हो जाएगा, चेंज तुम्हें देखने को मिलेगा उसमें वॉल्यूम, हाफ कट करोगे तो आधा आधा हो जाएगा, यानी इसका मतलब वॉल्यूम एक्सटेंसिव में आता है। सरफेस एरिया चेंज हो जाएगा तो सरफेस एरिया चेंज हो जाएगा। क्या हो जाता है, सरफेस एरिया। और एक चीज़ बताएं, इसकी डेंसिटी एक्सटेंसिव में आएगी कि इंटेंसिव में आएगी कि एक्सटेंसिव में आएगी, दिमाग थोड़ा लगाओ। तो जो डेंसिटी होती है वो इंटेंसिव में आती है, क्योंकि चाहे तुम कट करो या कट करने के बाद भी उसकी डेंसिटी वही रहती है और कट करने के पहले भी उसकी डेंसिटी वही रहती है। मतलब डेंसिटी किस में आती है, इंटेंसिव में। लेकिन जब तुम कट कर दोगे तो इन दोनों पार्ट का मास अलग अलग हो जाएगा, इसका मतलब मास एक्सटेंसिव में आता है। इतनी सी बात तुम्हारे दिमाग में हो गई होगी क्लियर। थोड़ा सा दिमाग और लगाओ, क्वेश्चन करोगे बिल्कुल बेहतरीन तरीके से हो जाएगा। एक चीज़ हम तुम्हें अच्छे से बता दें कि याद रखना, द रेशियो ऑफ टू एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी इज ऑलवेज इंटेंसिव। मतलब अगर तुम्हें कोई सिंपल सा फॉर्मूला देखने को मिल जाए कि ऊपर भी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है और नीचे भी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, इसका जो तुम्हें देखने को मिलेगा वो इंटेंसिव प्रॉपर्टी में आएगा। अभी तुम्हें चिंता नहीं होता, हम सब बता रहे हैं। जैसे मैं तुम्हें सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ, जैसे एग्जांपल है मास और वॉल्यूम। हम सब जानते हैं कि मास क्या होता है, एक्सटेंसिव है, वॉल्यूम भी एक्सटेंसिव है, लेकिन जो इसका रिजल्ट है मास अपॉन वॉल्यूम क्या होता है, डेंसिटी। जो डेंसिटी होती है वो इंटेंसिव होती है। और एक एग्जांपल और दें, जैसे अगर तुमने कभी लिखा होगा कि मोल ऑफ कंपोनेंट अपॉन टोटल मोल। बेसिकली जो तुमने देखा होगा किसका होता है मोल फ्रैक्शन का। ये वाला स्टेट में याद रखना कि अगर टू एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी को डिवाइड करते हैं तो जो उनका रेशियो होता है तो उनका इंटेंसिव होता है। मोल ऑफ कंपोनेंट ये एक्सटेंसिव होती है और टोटल मोल भी एक्सटेंसिव में आता है, लेकिन जो मोल फ्रैक्शन होता है वो इंटेंसिव में आता है। तो मुझे इतनी उम्मीद है तुमसे कि ये चीज़ तुम्हें समझ में आ गई होगी। क्वेश्चन करोगे तुम्हें और अच्छे समझ में आएगी। अगर तुम्हें मेरा काम अच्छा लग रहा हो और तुम मुझे सपोर्ट करना चाहते हो तो अपने फ्रेंड सर्कल में या फिर सोशल मीडिया पे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, ताकि मुझे एक फीडबैक सा मिले कि मैं ज़्यादातर बच्चों की हेल्प कर पा रहा हूँ, ज़्यादातर बच्चों तक मैं पहुँच पा रहा हूँ। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, इसके आगे जो टॉपिक है उसको पढ़ेंगे। बहुत ही मज़ेदार है, फुल कोर्स फ्री में है, बहुत ही बेहतरीन तरीके से कवर अप कर लोगे, तुम किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम को क्रैक कर लोगे।